हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने रिट को लेकर एक टेस्ट सीरीज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है वो स्टार्ट करी है। उसमें हमारी जो आज की क्लास है ये क्लास नंबर है सेकंड। 2025 जो रिट का एग्जाम होने वाला है उसको हम टारगेट कर रहे हैं और उसको टारगेट करते हुए जो 2022 में आपके क्वेश्चन आए थे उन प्रश्नों को उन सवालों को हम हूबहू सरल करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए। लेवल 2 की जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी 2022 में उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने शिफ्ट 2 को सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया है आपका जो कि टीचिंग मेथड से शिक्षण विधियों से है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है उसको रीड करते देखिए। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, किसमें होता है वो आपको पूछ रहा है। पहला आपको कह रहा है गुणन एवं भाजन के लिए, दूसरा आपको कह रहा है कोण मापन के लिए, तीसरा आपको कह रहा है आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए, और चौथा आपको कह रहा है उन्नयन कोण मापने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में मतलब गुणन एवं भाजन के लिए स्लाइड रूल का जो उपयोग है वो किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है, व्याख्या विधि होती है, या प्रयोगशाला विधि होती है? तो आंसर क्या होगा इसका? प्रयोगशाला विधि, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, तीसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? पहला, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। दूसरा, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है। तीसरा है गणित एक सार्वभौमिक विषय है, और चौथा है स्थान मापन इत्यादि गणित के आधार, संख्याएं स्थान मापन इत्यादि गणित के आधार है। तीसरा ऑप्शन जो है वो सॉरी दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। चलिए, अगला क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन। शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? तो जर्मन से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, अरबी से लिया गया है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो आंसर होगा हमारा कौन सा? सेकंड ऑप्शन, लैटिन जो लैंग्वेज है उससे लिया गया है, करिकुलम जो वर्ड है वो। अगला क्या कह रहा है, पांचवा सवाल। गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशल में, अनुप्रयोग में, बोध में, या ज्ञान में? स्किल में मतलब कौशल में ये आता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पांच क्वेश्चन अभी तक हमारे टीचिंग मेथड के शिक्षण विधियों के आए थे। अब हमारे जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के वो भी मैथमेटिक्स के ही थे, लेकिन अब कुछ कैलकुलेशन वाले और जो भी हैं अंक गणित और जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक, और ये जैसे कि नंबर सिस्टम से लिया गया है, संख्या पद्धति से लिया गया है, वो प्रश्न आपके शुरू हो रहे हैं। 10,20,350 का सही अंकिक रूप क्या होगा? आपको इसको लिखना है किसमें? Which is the correct numerical form of 10,20,305? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 10 लाख से। तो ये आपका आंसर कभी हो नहीं सकता, और ये आपका आंसर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 10 से स्टार्ट नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि ये कितना आ रहा है आपके सामने? 10 लाख की ही बात कर रहा है। चलिए, अब 10,20,305, तो 10 ये लीजिए, 10 लाख में आपको पता है कितने जीरो आते हैं? 1 2 3 4 और कितना? 5। ठीक है, फिर 20 ये लीजिए, 20 हजार में कितने जीरो आते हैं? 1 2 3। फिर क्या बोल रहे हैं? 3 ये लीजिए, 3 100 100 में कितने जीरो आते हैं भाई? ये लीजिए। और 305, 5 है मतलब इकाई के स्थानों पर है, तो ये लीजिए 1। तो कितना होगा ये गुणनफल करने पर? 2 4 5, और ये कितने जीरो हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे। फिर ये कितने हो जाएंगे? 3 और 1 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा? 5। अब इन सबको लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं। तो ये दो तो ऑप्शन से वैसे ही बाहर हो चुके हैं, तो मैं देख सकता हूं कि इनको अगर पीछे से लिखना शुरू करूंगा, जैसे कि 2 4 6 है, ये लीजिए 2 4 6 और ये 1। फिर कितना है? 4 जीरो, तो 1 2 3 और ये 4, ये लीजिए 2 आ गया। फिर कितना है? डबल जीरो और कितना? 3, ये लीजिए। और फिर कितना है? 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया कितना? 5। ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 3। ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 2। ये कितना आएगा? 0। और ये कितना आएगा? 1। 1 0 2 0 3 0 5,
1020305, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तो पूरा मेथड बताया मैंने आपको। वैसे आप वर्बली भी कर सकते थे, साफ साफ जो दिखाई दे रहा है उससे 5 इकाई पर होना चाहिए, हो रहा है। 3 जो है किस पर होना चाहिए? आपके सैकड़े पर, जो कि आ रहा है। उसी तरह से 2 जो है किस पर होना चाहिए? 1000 पर, तो ये इसमें 20,000 हो रहा है, तो वही ऑप्शन सही होता है जो ऊपर आ रहा है। ठीक है, चलिए बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कुछ, देखते क्या कह रहा है। अंक 2,5,7 और 8 का उपयोग करते हुए एक सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे बड़ी बनाऊंगा तो सबसे आगे जो है सबसे बड़ा अंक, फिर छोटा अंक, फिर छोटा अंक और फिर सबसे छोटा अंक होगा। और सबसे छोटी बनाऊंगा तो सबसे पहले जो है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा अंक होगा। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, वो भी हम कर लेंगे। और बताइए कि ये अंतर निम्न से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, विशेष ध्यान रखिएगा। तो 2,5,7,8 को लेकर सबसे बड़ी संख्या बनेगी 8,752। इसी तरह से सबसे छोटी कौन सी बनेगी? 2,578। ठीक है, सबसे बड़ी बनानी थी तो सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़े स्थान पर, फिर उससे छोटा नंबर उससे स्थान पर, उससे छोटे स्थान पर, फिर उससे छोटा नंबर उससे छोटे स्थान पर, और फिर सबसे छोटा नंबर मतलब सबसे छोटा अंक सबसे छोटे स्थान पर। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, इस तरीके से। इसका लेना आपको पहले तो अंतर। अंतर ही कह रहा है आपको, बिल्कुल अंतर कह रहा है, तो अंतर ले लेते हैं, तो माइनस कर लेते हैं। तो 12 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4। इधर कितना हो गया आपके पास? 4। और 14 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7। फिर इधर हो जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा कितना? 1। और 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा भैया? ये आपके 6 रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको ये कह रहा है ये किससे डिवाइड नहीं होता है? 2 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि 2 की भाजकता का नियम हमें पता है। और 2 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो ये आंसर तो नहीं होगा। 3 से तो 3 की भाजकता का भी नियम आपको पता होना चाहिए, और 3 की भाजकता का नियम आपको क्या बोलता है? अंकों का योग किससे जाना चाहिए? 3 से। तो 3 से अंकों का योग जा रहा है क्या? 6 और 4 कितना हो गया? 10, 10 और 17 और 1 18, बिल्कुल 3 से भी ये विभाजित होता है। फिर बात करता हूं 5 से, तो 5 की भाजकता का नियम आपको बोलता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और 9 के लिए अगर चेक करता तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, भाजकता का नियम क्या है? वही है जो 3 का है। मतलब अंकों का योग 3 से जाता है तब 3 से विभाजित होता है, और जब अंकों का योग 9 से जाता है तो 9 से विभाजित होता है। तो यहाँ अंकों का योग करूंगा तो 18 आएगा, जो कि 9 से डिवाइड होगा ही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या, देखिए। निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? जातीय मान अलग होता है, स्थानीय मान अलग होता है, जैसा कि आपको पता है। स्थानीय मान के लिए कह रहा है आपको, ठीक है, प्लेस वैल्यू कह रहा है, तो नहीं है ये पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। तो 5 कहाँ है भाई? ये रहा। और 5 के राइट साइड में कितने डिजिट है? 2, तो 0 भी कितने लगेंगे? 2। तो इसका मतलब इस वाले नंबर में 5 का जो स्थानीय मान है वो निकल कर आया कितना? 500। हमें नहीं के लिए पूछा है। इसके लिए चेक करूं तो 5 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। 5 के राइट साइड में कितने डिजिट है? 2, तो 0 भी 2 आ जाएंगे, तो इसमें भी स्थानीय मान कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। इसके लिए लिख लेते हैं 5, बिल्कुल। फिर 5 के राइट साइड में कितने डिजिट है? 1, इसका मतलब 1 0 आएगा, तो इस वाले नंबर में 5 का स्थानीय मान जो है आपका प्लेस वैल्यू जो है 50 आ रहा है। तो इसका मतलब आपको यही पूछा है कि इसमें 500 नहीं है, इसमें 500 नहीं है, तो इसमें कितना है? इसमें 50 है। और इसमें फिर से आप देख सकते हैं 500 स्थानीय मान आ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। Which of the following is the correct descending order of the fraction? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है? कौन सा क्रम पूछ रहा है? अवरोही। ठीक है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग, मतलब बड़ा, छोटा, छोटा और फिर सबसे छोटा। ठीक है, आप चाहो तो इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो पॉइंटों में, फिर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं, क्या है देखना। सीधा हम दो दो फ्रैक्शन लेकर चलेंगे और उनका कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मेथड होता है उससे। तो 5 का मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 5। 2 का मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 4। तो 5,4, इसका मतलब यहां से यहां भिन्न जो है बड़ी से छोटी हुई है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया गया है।
आगे चेक करते हैं इन दोनों के लिए। 4 का 2 से करूंगा तो कितना आएगा 8, 5 का 3 से करूंगा तो कितना आएगा 15। या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं असेंडिंग ऑर्डर हो चुका है, तो ये मेरा आंसर कभी होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, 3 का 3 से करूंगा तो कितना आएगा 9, 4 का 2 से करूंगा तो कितना आएगा 8। यहां से यहां तक फर्स्ट वाले 2 में तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो आपका अवरोही क्रम है वो फॉलो किया जा रहा है। दूसरा वाला देखते हैं, 2 का 2 से करूंगा तो कितना आएगा 4, 3 का 1 से करूंगा तो कितना आएगा 3। तो इसका मतलब 4,3 यहां पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया गया है। आगे देखते हैं, 5 का 1 से करूंगा तो कितना आएगा 5 और 2 का 2 से करूंगा तो कितना आएगा 4। तो इसका मतलब 5,4 यहां पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच खाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे अगर जाते हैं तो 2 का 3 से कितना 6, 4 का 1 से कितना 4, यहां तक तो सही है। लेकिन 3 का 1 से करता तो 3 और 2 का 2 से करता तो 4, तो डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर हो जाता, अवरोही नहीं आरोही क्रम हो जाता, तो ये उत्तर नहीं। उसी तरह से 5 का 3 से करूंगा तो 15 और 4 का 2 से करूंगा तो 8, तो 15,8 यहां तक तो सही है। 3 का 2 से करूंगा तो 6 और 5 का 2 से करूंगा तो 10 हो जाएगा, तो 6,10 अवरोही नहीं आरोही क्रम हो जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। और वैसे उत्तर हमारा आ चुका है कौन सा, सेकंड वाला। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाकर हमने इसको सॉल्व किया। 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, तो 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है भाई 10। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है, द नंबर विच इज ओनली एंड ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या, द नंबर विच हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, मतलब ऐसी संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो, या फिर ऐसी संख्या जो केवल और केवल एक और खुद से ही विभाजित होती हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक कभी भी नहीं होगी, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो। और दो ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, टू इज द ओनली एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं सबकी सब क्या होती है, विषम होती है। 1 से 30 तक टोटल कितनी होगी हमारे पास, 10 होगी। निकाल सकते हैं हम, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ये नहीं आएंगे, 11, 13, 14, 15, 16, फिर सीधा 17, ना 18, फिर 19, 20, 21, 22, फिर कितना 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28 कुछ भी नहीं 29। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हमारे सामने टोटल आ चुकी है। लेकिन हमें यही पूछा है कितनी, तो वो हमने बता दी कितनी है 10, और है कौन सी वो भी आपको मैंने बता दी। चलिए, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब या तो चारों अनुपातों का कंपैरिजन कर लीजिए जैसे अभी हमने किया था, अवरोही जो डिसेंडिंग ऑर्डर था उसमें, लेकिन अनुपात जो है काफी दूर दूर है, तो इनकी वैल्यू निकाल कर करना काफी आसान रहेगा। 7/3 करूंगा तो 7/3 करूंगा तो 7 में 3 का डिवीजन 2 टाइम्स होगा, और फिर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, मतलब 2 बार पूरा पूरा जाएगा, फिर पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। 25/7 है तो 25/7 है तो 7, 25 में 7 का भाग दूंगा तो 3 बार पूरा पूरा जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 35/9 है तो 35/9 है तो 9 चौक 36 होता है, तो 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा, और 3 बार पूरा पूरा जाकर 3.4 के पास जाएगा, क्योंकि अगर 36 होता तो 4 बार पूरा पूरा चला जाता। तो इन दोनों में भी फर्क है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ा। देखते हैं इन दोनों में कोई आएगा या फिर आगे वाला कुछ आने वाला है। 19/2 करूंगा तो 19 में 2 का भाग दूंगा तो 19 का आधा कर लूंगा, तो 19 का आधा हमको पता है कितना, 9.5। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, 9 पॉइंट करके ये है, तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 420। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड ही नहीं करने, करेक्ट आपको प्राइम फैक्टर्स करने। और करेक्ट प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये हो गया, जब आप उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जब आप उसका गुणनखंड कर रहे हैं, तो वहां पर कोई भी प्राइम नंबर के अलावा, अभाज्य संख्या के अलावा कोई संख्या होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि 15 है जो कि और आगे फैक्टराइज होगा 5 into 3 में। क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा खोटा हो गया, क्यों, क्योंकि 21 है तो वो भी आगे फैक्टराइज होगा 7 into 3 में प्राइम फैक्टर्स में। सी ऑप्शन है वो भी गलत हो गया, क्योंकि 6 जो है वो भी आगे फैक्टर होगा किसमें, 2 into 3 में।
एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? डी, और वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, LCM of any two numbers is 60 and SCF of them is 5. Which of the following are those numbers? किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 60 है और महत्तम समावर्तक 5 है। दो संख्याओं का सिर्फ, है ना, ना दो से ज्यादा है ना कम है। ठीक है, और दो से कम तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपको LCM SCF की बातें कर रहा है तो कम से कम दो नंबर तो होने ही चाहिए। एक अकेले नंबर का LCM SCF नहीं होता। तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी होगी? जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं के लिए नियम होता है हमारे पास, रूल होता है हमारे पास, और वो नियम क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन, उन्हीं संख्याओं के LCM और SCF के मल्टीप्लीकेशन गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, दो संख्याएं कौन सी है वो हमें निकालनी है, लेकिन LCM पता है कितना 60 और SCF पता है कितना 5, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना आएगा 300, और यही मल्टीप्लीकेशन दोनों संख्याएं A और B को करने पर आने वाला है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन उठाते, तो फर्स्ट ऑप्शन तो 20 इंटू 30 करूंगा तो 600 आएगा, जबकि हमको कितना चाहिए 300। ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन 300 आ रहा है, ठीक है, क्या ये आंसर हो गया? नहीं, और भी चेक करते हैं आगे। 15 और 20 इसका मल्टीप्लीकेशन भी 300 आ रहा है, तो अब दो जगह 300 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एक बार। 15 का 4 से करूंगा तो 15 का 4 से 60 और 0 तो 600 आएगा, तो फर्स्ट और लास्ट ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। ऑप्शन या तो बी होगा या फिर सी होगा। अब वो कैसे क्लियर होगा? वो क्लियर होगा इनके LCM और SCF से। SCF देख लेता हूं। SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करती हो, डिवाइड करती हो। तो इसका मतलब SCF कितना है इनका 5। ठीक है, तो अगर मैं 15 और 20 का SCF निकालूं, मसप निकालूं तो कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर मैं 10 और 30 का SCF निकालूं तो क्या आएगा? उनका 10 आएगा। तो इसका मतलब उत्तर ये नहीं होगा। उत्तर कौन सा होगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 ही बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब इनका SCF है। लेकिन वहां 5 नहीं है, वहां 10 है बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब उनका SCF 10 होगा। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा बचा? सी ऑप्शन। चलिए, आपको कह रहा है यदि 1:5:7 का पर पद 35 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा? पर पद मतलब जो सेकंड वाला आपका अनुपात होता है वो, और पूर्व पद मतलब जो पहले वाला अनुपात है वो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 5:7 है, उसमें से मुझे पर पद दे रखा है, मतलब लास्ट वाला जो अनुपात है उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 35। तो 7 का मतलब 35 है, तो 1 का मतलब कितना होगा भाई? 35/7, जो कि कितना आ रहा है? 5। अब मुझे किसका मतलब पूछ रहा है? पूर्व पद का, मतलब 5 का मतलब पूछ रहा है। तो अगर आपको 5 के लिए पूछ रहा है तो 1 की वैल्यू आपके सामने कितनी आई? 5। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 5 मतलब कितना? 25। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? आपको देखिए, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? MDH/W वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम। ठीक है, बताइए आपको क्या होता है? M1D1H1/W1, M2D2H2/W2। इसके लिए कंडीशन होती है यूनिट शुड बी सिमिलर फॉर द बोथ साइड्स, इकाइयां दोनों पक्षों में एक समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो M1 कितने हैं? 4। ठीक है, कितने दिन है? 20 दिन, तो D1 कितना है? 20। एक काम को पूरा करते हैं तो W1 कितना है? 1। H1 की वैल्यू नंबर ऑफ आवर्स की वैल्यू नहीं है, तो इधर नहीं है तो उधर भी लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप इधर लेते भी है कुछ, तो जितने नंबर ऑफ आवर्स पर डे आप यहाँ पर लेंगे, प्रतिदिन जितने घंटे यहाँ पर लेंगे उतने ही उधर लेने पड़ेंगे, तो वो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं? तो 10 आदमी उसी काम को, काम करने वाले कितने हैं? अब 10, M2 है 10, काम वही है, मतलब कितना? एक। कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? D2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। निकल गया ये तो, 0 से 0, 4 का 2 से कितना? 8, तो कितने होंगे? 8। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई, on selling an article for 329 rupees a dealer lost 6%, then the cost price of the article is।
₹329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 6% है, बिल्कुल है भाई। 6% का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो अगर 6% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी मानकर चलते हैं हम, 100%, उसमें से 6% का लॉस हुआ, इसका मतलब उसने बेचा कितने में, 94% में सोल्ड आउट किया है। बिल्कुल सही है। और 94% वैल्यू में रुपए में किसके बराबर है, क्वेश्चन में 329 रुपीज के। खत्म हो गया अब तो। 329 रुपीज जो कि किसको बता रहा है आपको, सेलिंग प्राइस को रुपए में, और 94% जो कि सेलिंग प्राइस बता रहा है परसेंटेज में। 94% की वैल्यू 329 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 329 अपॉन 94। लेकिन बात 1% की नहीं हो रही है, बात हो रही है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की, और कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान रखा है बाय डिफॉल्ट, मतलब अपने आप से ही 100। कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ और मानेंगे तो उसका 6% आपको निकाल कर और जो माना है उसमें से लेस करना पड़ेगा। लेकिन 100 मानने पर आपको उस 100 का 6% निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 का कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो वही नंबर निकल कर आता है। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब 329 अपॉन कितना हो गया, ये 94। तो वैल्यू किसकी है, ये 1 की। लेकिन 1 नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल निकाल लेते हैं, कैंसिल आउट कर दे भाई इसको, बिल्कुल कर दो। 94 है, 94 47 का हाफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 47 से इसको कर लेते हैं कितने, 2 टाइम्स, और वो 47 से चला जाएगा कितनी बार भाई, 47 से अगर हम देखें तो 47 इंटू 7 करें, ठीक है, तो 47 इंटू 7 से बिल्कुल 28, और हाँ 7 टाइम्स चला जाएगा। अब ये 2 से कर लेता हूं कितना, 50, तो 7 इंटू 5 कितना, 35, और 0 बिल्कुल 350, हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूले से कैसे करते हैं, सिंपल सा, कॉस्ट प्राइस है क्या, नहीं, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, और उस पर लॉस कितने का हुआ भाई, 6% का। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पर 6% का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस के 94% पर बेचा है, और वो बेचा कितने में, 329 में। वही चीज होती जो यहाँ पर हमने करी है, सेम वही है। 329 में 94 का ही डिवीजन करना है, और फिर जो आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Average of 3 numbers is 40. If the average of 2 of them is 38, then find out the third number. 3 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी बताइए। बिल्कुल बता देंगे। हमें पता है कि जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो औसत क्या होता है भाई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ तो आता है सम, टोटल कह दीजिए, और यहाँ आता है जितने नंबर हैं वो। तो मुझे यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है औसत, 3 संख्याओं का 40। तो मैं क्या उन तीनों का योग निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, मल्टीप्लाई करके कितना, 120। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। इन्हीं में से 2 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। तो 38 का जब मैं 2 से गुणा करूंगा, तो उन 2 संख्याओं का योग भी मेरे सामने निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आएगा। तो 38 का डबल कर लेते हैं, तो 30 का कितना हो गया, 60, और 8 का कितना, 16, तो ये हो गया 76। ठीक है, अब 120 जो कि 3 का योग है, इसमें से 76 जो कि 2 का हमारे पास क्या है, 2 का क्या है, योग है। तो 3 के योग में से 2 संख्याओं का योग घटाऊंगा, तो एक संख्या निकल कर आएगी, और वही आपको पूछी जा रही है। 120 में से 76 लेस कर लेते हैं, 24 इधर होगा, 20 उधर होगा, तो कितना आएगा, 44। और 44 हमारा ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा भाई, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आया, क्या कह रहा भाई, देखिए। 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, हमको क्या निकालना है यहाँ पर, हमको यहाँ पर अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है। इंटरेस्ट कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप चाहो तो अमाउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है वो 3000 में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 11% का। कितने टाइम के लिए मिल रहा है,
2 ईयर के लिए, 11 और 11 कितना 22% का मिलेगा। और प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 3000, तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 3000 के, तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 300 के, और 22% निकालोगे तो 300 नहीं 30 के बराबर, और 30 गुणा 22 करोगे तो आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा, और वो ब्याज 3000 में जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये परसेंटेज से, रेशियो से भी कर सकते हो। 22% होगा टोटल आपका इंटरेस्ट, 22 का परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, उसको कैंसिल आउट करोगे तो 11/50 आएगा। 50 प्रिंसिपल होगा और ऊपर जो 11 है वो हमारा क्या होगा, मिलने वाला इंटरेस्ट होगा। 50 की वैल्यू किसके बराबर है 3000 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 3000 अपॉन कितना 50, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए होगी वहां पर 11 की, तो 11 से मल्टीप्लाई करवा। ठीक है, चलिए ये दो मैंने आपको बता दिए, परसेंटेज वाला भी और रेशियो वाला भी। अब वो मैं आपको मेथड बता देता हूं जो आपने पढ़ा है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है, फॉर्मूले वाला। देखिएगा, फॉर्मूला आपको पता है, इसमें क्या होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है भाई ब्याज, और ब्याज कौन सा पढ़ रहे हैं सरल, तो मूलधन कितना है 3000, ब्याज क्या होता है सरल ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा में क्या 100, कैंसिल होने के लिए 00 से 00, बिल्कुल सही है। 3 का 2 से कितना हो जाएगा आपका, या इधर कर लीजिए 22, और 22 का 3 से कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 66, और ये 0, तो 3660 रुपए मेरा उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन मैच खा रहा है आपका कौन सा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए भाई, 2100 के मूलधन एवं 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर आपको पूछा जा रहा है। देखो भाई, रेट ऑफ, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले से करोगे तो कैसे होगा भाई, प्रिंसिपल कितना है 2100, ठीक है, टाइम कितना है 3 साल का भी है और 2 साल का भी है, तो अंतर पूछ रहा है तो अधिक समय पहले आएगा। ठीक है, और दर कितनी 8 बट्टा में कितना 100, फिर 2 साल का ब्याज कितना आएगा, वही मूलधन इंटू समय मतलब 2 साल इंटू दर बट्टा में कितना 100, ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, अब लिखा है तो करके भी आपको बता देते हैं कितना आएगा। ठीक है, 21 इंटू 8 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 21 इंटू 8 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 माइनस, और ये कितना 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, और 1 का 21 इंटू 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 168 रुपीज आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तो हमने फॉर्मूला लगाया, बिना फॉर्मूले के भी हो सकता था वैसे। आप देख सकते हैं कि 3 और 2 कितने साल का फर्क आ रहा है, 1 साल का, और हर साल ब्याज की दर कितनी है 8%, और मुझे क्या दे रखा है मूलधन, जिसको हम कितना मानते हैं 100% एक तरह से। ठीक है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर है 2100 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 2100 अपॉन 100, लेकिन बात 1 की नहीं हो रही है, बात इनके डिफरेंस की हो रही है, और डिफरेंस कितने ईयर का है 1 ईयर का, और पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8, तो 8 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये डबल से ये 00 कैंसिल हो गया, फिर भी कितना आ रहा है 168, और अगर आपको फॉर्मूले से समझ में आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखिए, एक साइकिल 1800 रुपए में खरीद कर 12% के लाभ पर बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, वही बात है, फॉर्मूले से कर सकते हैं, परसेंटेज से कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे होगा, 1800 उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, कितना कर रहा है 12% लाभ कर रहा है, इसका मतलब इसका 12% वो कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, तो इसका 12% कितना होगा, इसका गुणा करके देखेंगे, तो 18 का 10 से 180, और 18 का 2 से कितना 36, तो 180 और 36 अगर मैं ले लूं तो कितना आएगा 216 रुपए वो कमा रहा है। तो आपको ये पूछ रहा है कितने में बेचेगा, खरीदा कितने में था भाई 1800 रुपए में, कितना कमाया 216 कमाया, तो इसका मतलब बेचा कितने में भाई 2016 रुपए में, और 2016 मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तो फॉर्मूला था एक तरह से, बिना फॉर्मूले के करना होता तो वो भी हो जाता। प्रॉफिट कितना है 12% का, तो 12 का परसेंटेज हटाऊं तो नीचे क्या लगेगा 100, कैंसिल हो रहा है 4 से कितना 3, और 4 से कितना 25, ये 25 यहाँ पर किसको शो करता है, ये 25 शो करता है आपके कॉस्ट प्राइस को, और कॉस्ट प्राइस मुझे कितनी दे रखी है 1800, तो 25 की वैल्यू 1800 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी भाई 1800 अपॉन 25,
25 पर कितना अर्न किया है उसने, कितना कमाया है 3, तो बेचा कितने में उसने 28 में, तो 28 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। इसकी कैलकुलेशन भी यही आएगी जो सीधी सीधी आपके सामने पड़ी है, ठीक है। चलिए, आपको कह रहा है यदि 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर होता है तो x का मान क्या होगा बताइए। चलिए, 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर होता है तो हमें पता है कि 1 वर्ग मीटर जो है, पहले तो 1 मीटर जो है इसको अगर चेंज करना है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, 1000 मिलीमीटर। अब स्क्वायर कर रहे हैं इसका, बिल्कुल कर रहे हैं, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा भाई, इसका स्क्वायर कर लो, मतलब 1 2 3 कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरोस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑप्शन कौन सा मैच करेगा आपका, डी ऑप्शन मैच करेगा। क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है तो चेंजेस दोनों तरफ बराबर करने पड़ेंगे, तो इधर स्क्वायर कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इधर भी स्क्वायर ही होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, और 1000 का स्क्वायर हो जाएगा 3 जीरो का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 6 जीरो, मतलब कितना हो जाएगा 10 लाख। और वो कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, इन द गिवन फिगर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, दिए गए चित्र में ए का मान आपको निकालना है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो बी से ई ये जो है एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही है। फिर ये एक और लाइन दिखाई दे रही है जिसका नाम है एफ सी, ओके। एक और लाइन है इस तरह से जो कि है कौन सी, ए डी, ठीक है। और ये आपको एंगल दे रखा है कितना, 90 डिग्री का, और ये आपको दे रखा है कितना, 40 डिग्री का, और ये आपको दे रखा है 5 ए का, और ए की वैल्यू आपको पूछ रहा है, बिल्कुल बता सकते हैं। आप देख सकते हैं इस लाइन को और इस लाइन को जब आप देखोगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, वहां पर जो अपोजिट साइड में एंगल्स बनते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब शीर्षाभिमुख कोण, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल। तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा भाई, 90 ही होगा। अब जैसा कि हमें ये भी पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी सरल रेखा पर, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 40 प्लस 90 प्लस 5 किसके इक्वल होगा, 180 के। तो 40 प्लस 90 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 130, बिल्कुल सही है, प्लस क्या 5a, और ये बराबर किसके होगा, 180 के, ठीक है। अब खत्म हो गया आंसर, उधर चला जाएगा 130 तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 कितना, 50, और 5a इज इक्वल्स टू 50, तो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 10, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर। इस 3D फॉर्म का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इस 3D फॉर्म का, इस 3D फिगर का नाम पहले आपको पता होना चाहिए, जो कि क्यूबॉइड है, आयत, ये आपका एक घनाभ है। किसी भी घनाभ का, किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3y 2y, और y का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6y क्यूब होगा, जो कि सीधा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, 15 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ, 15 वर्ग मीटर जो है वो किसका क्षेत्रफल है, ये आपको पूछ रहा है इन चारों में से, ठीक है। इन चारों में से जिसका भी आप एरिया निकालोगे तो कहां पर आएगा 15 वर्ग मीटर, या इंग्लिश में कहूं तो 15 मीटर स्क्वायर कहां पर आएगा, पहला ऑप्शन, अ स्क्वायर हैविंग साइड ऑफ 15 मीटर, एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस वर्ग की भुजा 15 मीटर है उसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, उस 15 का स्क्वायर, मतलब 225 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए, 15, ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, 3 स्क्वायर्स हैविंग द साइड्स ऑफ 5 मीटर ईच, 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 5 मीटर, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 5 मीटर का जो पहला वर्ग होगा उसका एरिया क्या होगा, 5 स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का 5 स्क्वायर, फिर तीसरे वाले का 5 स्क्वायर, फिर इनको ऐड करोगे 25 25 25 75 आएगा, जबकि 15 आना चाहिए, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए,
5 squares having the sides of 3 मीटर each, 5 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है 3 मीटर। तो 3 मीटर अगर किसी वर्ग की भुजा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ऐसा 3 का स्क्वायर कितनी बार करोगे, 5 बार करोगे। तो ये 15 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है, डी, जिसको चेक नहीं करना है वही आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन चेक करके बता देते हैं, 15 स्क्वायर्स हैविंग साइड्स ऑफ 1 मीटर ईच, 15 वर्ग जिनमें प्रत्येक की भुजा कितनी है 1 मीटर है, बिल्कुल सही है। तो पहला जो 1 मीटर का वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर दूसरे का, तीसरे का भुजा का स्क्वायर, इस तरह से 15 आएंगे जिनका सबका भुजा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा, और इनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा 15, और वही प्रश्न हमें कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, RICE नाम है आपके पास एक रोम्बस का समचतुर्भुज का, ये R, ये I, ये C और ये E, ठीक है। ये बन रहा है आपके सामने डायग्राम, जैसा कि आप देख पा रहे हो आराम से। ये इसका डायगोनल हो गया फर्स्ट, ये हो गया इसका डायगोनल सेकंड, ये लिखा हुआ है 12, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, और ये लिखा हुआ है x प्लस कितना 2। ये हो गया I, ये हो गया C, ये हो गया E और ये हो गया आपके R। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, RICE एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, एक समान, बिल्कुल सही है। आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप, पेरीमीटर आपको बताना है। जो आपको वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, किसी भी समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अब चारों भुजाएं क्या है, एक समान, क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं एक समान होती है, और वो एक समान भुजा हमने मान ली ए। तो इसका मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, आंसर कितना होगा 4a, बस a निकालना और उसका 4 से मल्टीप्लाई करना है, निकाल लेते हैं। अब जैसा कि हमें पता है किसी भी समचतुर्भुज में, किसी भी रोम्बस में जो भी दो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर समद्वि विभाजित करते हैं। दोनों डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो CE और ये जो पॉइंट कुछ भी है हम मान लेते हैं इसको, जैसे कि पॉइंट RICE, इसको मान लेते हैं P। तो CEP जो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको पता है ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, 144 और 25 को ऐड करूंगा तो 169। और ये तो कर्ण का स्क्वायर आया, लेकिन कर्ण स्क्वायर नहीं, कर्ण चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा जो कि कितना आएगा 13। इसका वाले इस a की वैल्यू कितनी आई, भुजा का मान कितना आया 13। तो आंसर क्या है 4 इंटू a, तो 13 का 4 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 52। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्या कह रहा है 26वां, देखिए, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है भाई, आर्टिस्ट वैल्यू मतलब कलात्मक मूल्य जो है उससे, ठीक है। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है आपके, शुरू में आए थे 5, अब और 5 आ गए। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, आगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रयोगशाला विधि, या इनमें से कोई नहीं। डेफिनेटली नाम से ही पता चल रहा है कौन सा, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। निरीक्षण करो और सीखो, इसका मतलब प्रयोग करो और सीखो। चलिए, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था, लॉक ने कहा था, गैलीलियो ने कहा था, या होम्बेन ने कहा था, या रोजर बेकन ने कहा था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, पहला शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना, दूसरा बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, तीसरा गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, या फिर चौथा शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली मॉन्टेसरी,
दूसरी आपके किंडरगार्टन, और चौथी आपके तीसरी डाल्टन, और चौथी आपके लेक्चर मतलब व्याख्यान। तो कौन सी होगी? डेफिनेटली लेक्चर वाला आंसर होगा, क्योंकि लेक्चर में तो खेल खेल में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे, जो कि रिट लेवल 2 2022 के क्वेश्चन थे, और सिफ्ट ये फर्स्ट थी, और इससे पहले जो क्लास 1 करी थी हमने, वो सिफ्ट कौन सी थी? 2 थी। और भी नया वीडियो आएगा, नई क्लास आएगी, उसमें हम 2022 में और जो दूसरी शिफ्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आई होप मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने में सफल रहा हूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो, तो ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है आपको कि आप इसको शेयर करें। बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और उस चैनल पर जो केवल और केवल मैथमेटिक्स के लिए है, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब पर मैं लेकर आऊंगा, उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो और भी वैकेंसीज आएगी रिट के बाद में, उन सबके भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। कुछ ट्रिक्स के वीडियो भी मैं डालूंगा, कुछ एग्जाम से रिलेटेड अपडेशन जो भी आती है, जो भी न्यूज आती है, उनके वीडियोस भी आपको मिलेंगे। और कुछ इधर उधर की बातें भी हम करेंगे जो कि हमारे लिए काम की होगी। तो इस तरह से कई चीजें इस चैनल पर आपको धीरे धीरे मिलने वाली है। तो अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है, तो उस सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए और आगे आने वाली जो भी क्लासेस हो उनकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।